तो लेट्स प्रोसीड विद द कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवीजन। सबसे पहला जो चैप्टर आता है आपका वो आता है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, आप जैसे कि मान लो आप किसी फॉरेस्ट की एनालिसिस कर रहे हो, फॉरेस्ट में कितने सारे पेड़ होते हैं, सभी का एनालिसिस कर रहे हो, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आप किसी एक पर्टिकुलर ट्री का एनालिसिस कर रहे हो, वो क्या है आपका, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको कह रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है, तो आप कह रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैं कह रहा हूँ एग्रीगेट, मैंने अगर एग्रीगेट बोल दिया डिमांड, तो आप कहोगे सर ये एज ए होल, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं कह रहा हूँ डिमांड, तो आप कहोगे सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिमांड, एग्रीगेट, डिमांड, फर्क आ रहा है समझ में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, जो पूरी इकोनॉमी को कंप्लीटली एज ए होल स्टडी करती है, सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सेविंग्स एटसेट्रा। ये सारा का सारा क्या आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आपका, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, दैट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको पता हो, तो आप बड़ी क्लास है तो आपको डिफरेंस कैसे देना पहले भी मैंने बताया हुआ कि बेसिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस तरह से आपको। तो सबसे पहले आप इनको डिफाइन करोगे, इनका डिफरेंस लोगे ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट स्टडी एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ वेरियस इंडिविजुअल ऑफ एन इकोनॉमी। देखो मेन पॉइंट यहाँ पर जो है आपको किस पे फोकस करना है, वेरियस इंडिविजुअल। ये समझ में आ रहा है, अलग अलग इंडिविजुअल्स का बिहेवियर स्टडी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो इट स्टडी द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ ऑल इकोनॉमी, बस यही डिफरेंस है। मेन जो पॉइंट है उनको समझने की कोशिश करो। यहाँ आपने कहा कि इंडिविजुअल्स को लेकर एनालिसिस किया जाता है, यहाँ पर आप कह रहे पूरी इकोनॉमी का एनालिसिस होता है इन सब ग्रुप्स लाइक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एटसेट्रा। और यहाँ पर क्या है, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इनकम लेवल एटसेट्रा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोकस, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पर फोकस करती है और माइक्रो किस पर करती है। अगर मैं फोकस की बात करता हूँ तो आप इसको इस तरह से बोलोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पर फोकस करता है, यानी कि इससे हम क्या निकाल, पर्पस क्या होता है, टू डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ा था आपने, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम एटसेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू क्या क्या चीजें डिटरमाइन करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू आप फाइंड करते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और मार्केट इक्विलिब्रियम। ऑन द अदर हैंड अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो इसमें हम क्या क्या कंप्यूट करते हैं, नेशनल इनकम, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो अब आपका रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में आपके लिए चीज को समझना इजी है कि डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या चीज है, नेशनल इनकम क्या, क्योंकि अब ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ चुके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस, वो आता है आपका डिसीजन मेकिंग। क्या आता है, डिसीजन मेकिंग। तो अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं, डिसीजन मेकिंग तो आप कैसे कहोगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रोड्यूसर, एम इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एम इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है, यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो इंडिविजुअल के एस्पेक्ट से लिया जाता है। जैसे कि एज ए प्रोड्यूसर मेरा क्या, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। लेकिन अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो क्या चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, इंटरेस्ट रेट के लेके डिसीजन होता है कब बढ़ाना है कब कम करना है। ये सारे जो डिसीजन होता है जो इकोनॉमी पर बेस्ड होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, उसका पार्ट होता है। लेकिन जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट से लेके जो डिसीजन मेकिंग होती है दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज टाइप ऑफ, गुड। भाई यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चन डिफरेंस आता है, इंटरमीडिएट, फाइनल, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी लिखवाया था वो क्वेश्चन। आप सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड में, कंजम्पशन गुड्स क्या होता है। तो कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन कौन करता है, हाउस होल्ड। यहाँ कंजम्पशन की बात आ गई तो किसकी बात हो रही है, हाउस होल्ड। तो आपने कहा दोस फाइनल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, ऐसी गुड जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर, जैसे कि आइसक्रीम, मिल्क यूज बाय हाउस होल्ड। तो डायरेक्टली आपको आइसक्रीम ही चाहिए ना, हाउस होल्ड में डायरेक्टली हमारे घर में क्या आता है, दूध आता है। ये क्या है, ये कंजम्पशन गुड्स, इनका कंजम्पशन किया जाता है और ये हमारी वांट्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है।
हमारी वांट्स को क्या करती है, सेटिस्फाई। इसके बाद नेक्स्ट गुड आती है कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट गुड क्या आती है, कैपिटल गुड। अगर मैं कैपिटल गुड की बात करता हूं, दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन, ऐसी गुड्स जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है। दोज गुड्स आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इनकम, और ऐसी गुड्स जो इनकम को जनरेट करने में यूज होती है। दीज गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर, और ये जो गुड्स होती है वो एसेट्स के फिक्स एसेट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो की पॉइंट्स है वो क्या क्या है। पहला पॉइंट आपने कहा कि फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स एक फाइनल गुड्स होती है। पहले तो एक ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कैपिटल गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स। किस चीज में हेल्प करती है, प्रोडक्शन में हेल्प करती है। दीज गुड्स आर यूज फॉर जनरेटिंग इनकम, दीज गुड्स आर फिक्स एसेट। तो यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं, एक तो कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स होती है, दे हेल्प इन प्रोडक्शन, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, यानी कि रीसेल पर्पस वाले नहीं होते, करंट एसेट्स नहीं होते। ऐसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, भाई मशीनरी से फर्दर प्रोडक्शन करते हैं ना, तो प्रोडक्शन होता है, इनकम भी जनरेट होगी। और मशीनरी जो होती है वो कंपनी के लिए क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। अब मशीन ये नहीं कि कोई मशीन में डील कर रहा था, बहुत सारी तो रीसेल करना, वो मशीन जो कंपनी के लिए एक फिक्स्ड एसेट्स है, वो कैपिटल सारी चीजों को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फाइनल गुड्स। अगर मैं फाइनल गुड्स की बात करता हूं, दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर फाइनल कंजम्पशन, जैसे अभी आपने देखा फाइनल कंजम्पशन, और फॉर इन्वेस्टमेंट। तो कैन आई से दैट, देखो यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स भी आएंगी और कैपिटल गुड्स भी आएंगी, खुद ही देख लो, दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंजम्पशन से अभी आपने देखा कंज्यूमर गुड्स देखा, कंजम्पशन से हमने क्या देखा, कंज्यूमर गुड्स। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, कोई प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज कैपिटल गुड्स। तो बेसिकली सबको रिलेट कर पा रहे हो आप, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको देखो पहले क्यों कंज्यूमर और मैंने कैपिटल बताया, क्योंकि ये जो गुड्स आती है इनके बाद ही आती है, समझा क्या। तो फाइनल गुड्स का बेसिकली मतलब क्या, कंज्यूमर गुड्स प्लस कैपिटल गुड्स। कि फाइनल गुड्स ऐसी होती है, फाइनल गुड्स जो एक फाइनल स्टेज पर है। तो हाउस होल्ड के लिए तो कोई भी गुड्स फाइनल गुड ही होगी, क्योंकि हम तो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। हमने कौन सा दूध से लाके मिठाई बनानी होती है घर, दूध लाओगे उसको कंज्यूम करोगे, आइसक्रीम लाओगे उसको क्या करोगे, खा लोगे। समझ में आ गया। और कैपिटल गुड्स भी क्या होती है, फाइनल प्रोडक्शन होती है उससे, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आती है। इसके अपोजिट फिर नेक्स्ट गुड आती है आपकी इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, दोज गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी गुड्स और सर्विसेज विच आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स है। और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, जैसे कि मान लो एक मोबाइल कंपनी, किसी की मोबाइल शॉप है, तो वो जो मोबाइल उसके पास पड़े हुए हैं वो उसने रीसेल करने हैं ना, उसने किसी होलसेलर से लिए होंगे, किसी कंपनी से लिए, आगे क्यों लिए होंगे, भैया मैं इन मोबाइल को इस ईयर में क्या करूंगा, रीसेल करूंगा। तो ये जो मोबाइल है वो इसके लिए, मोबाइल सेलर के लिए क्या हो जाएंगे, वो उसके लिए क्या हो जाएंगे, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के लिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि जो गुड्स रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है वो इंटरमीडिएट गुड्स होती है, और ऐसी गुड्स जो हम सेम ईयर में रीसेल करते हैं वो भी क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स। कहानी क्लियर, चलें आगे, ठीक है। ये वो डिफरेंस है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी बताया था। तो जैसे जैसे सीरीज चलती जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं कवर करता जाऊंगा। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बताएं, एक तो ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दूसरा क्या होता है, रीसेल इन द सेम ईयर, ये पढ़ा था। फाइनल गुड्स के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या पड़ी थी भाई, एक तो ये कंज्यूमर गुड्स होती है, दूसरा ये क्या होती है, कैपिटल गुड्स होती है। ये कहानी क्लियर। अब देखो पहला जो डिफरेंस आपने आप दे रहे हो किसके बेसिस पर दे रहे हो, मीनिंग। आपने क्या कहा, those goods which are used either for resale or for further production in the same year, अभी यही तो डेफिनेशन। फाइनल गुड्स के लिए आप क्या कहोगे, those goods which use either for consumption, that is consumer goods, or for investment, that is capital goods। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर आती है बात नेक्स्ट डिफरेंस की। तो नेक्स्ट डिफरेंस जो आप दे रहे हो उसका बेसिस क्या है आपका, दैट इज नेचर, दैट इज नेचर। अब अगर मैं नेचर की बात करता हूं तो नॉट इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम।
क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स से फाइनली क्या बनता है, फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स में इसकी कॉस्ट ऑलरेडी आ जाए, इसलिए जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है इसको ना आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हो ना डोमेस्टिक इनकम में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्लियर हो गया। फिर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, ये जो होती है दोनों में इंक्लूडेड होती है, नेशनल में भी और डोमेस्टिक इनकम। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं डिमांड की बात करूं तो देखो जो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनकी डिमांड कैसी होती है, इनडायरेक्ट। भाई आपको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, आपको फर्नीचर, जैसे आपको चेयर चाहिए तो चेयर के लिए आप डिमांड करो प्लास्टिक की या लकड़ी की, चाहते तो आप क्या हो चेयर, लेकिन वो चेयर के लिए आपको उसकी डायरेक्टली तो आपको लकड़ी नहीं चाहिए ना, डायरेक्टली आपको प्लास्टिक भी नहीं चाहिए। जैसे एक स्वीट सेलर है, उसको पर उसका मतलब किससे है, मिठाई से है, उसको बनानी तो मिठाई है, लेकिन मिठाई बनाने के लिए उसको दूध की जरूरत है, तभी वो दूध ले रहा है। डायरेक्टली तो उसको दूध की कोई जरूरत नहीं है, उसका पर्पज किस चीज से है, मिठाई से। तो इसकी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है। दीज गुड्स डिमांड डिपेंड ऑन डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। फिर जैसी फाइनल गुड्स की डिमांड होगी, अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो ज्यादा रॉ मटेरियल की डिमांड करोगे करोगे ना। प्रोडक्शन फाइनल गुड्स की डिमांड कम है तो इसकी भी कम हो जाएगी। तो आइडियली ये फाइनल गुड्स के थ्रू इसकी डिमांड पता चलती है, डायरेक्टली आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। ये सारा किस पे डिपेंड करता है, फाइनल गुड्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं फाइनल गुड्स की बात करता हूँ तो उसकी डिमांड कैसी होती है, उसकी डायरेक्ट डिमांड होती है, एज दे सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्ट। ये कहानी क्लियर, ठीक है। आगे आ जाओ जी। नेक्स्ट आता है बाउंड्री लाइन। मान लो ये बाउंड्री लाइन है किस चीज की, प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन से पहले जो चीज है उसको मैं बोलूँ इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे प्रोडक्शन हो जाएगा वो क्या बन जाएगी, फाइनल गुड्स। तो बाउंड्री लाइन का मतलब क्या है, दीज गुड्स आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, ये इसके अंदर वाला पार्ट इसके इंटीरियर में आती है। दीज गुड्स कौन सी गुड्स, फाइनल गुड्स, क्रॉस द बाउंड्री ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ, देखो एग्जांपल्स में आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये इंटरमीडिएट ही है, डिपेंड करता है यूज। अब आप मिल्क यूज कर रहे हो, आप तो कंज्यूम कर रहे हो ना उसको, इन दैट केस वो क्या बन गया, फाइनल गुड्स। अब कोई स्वीट सेलर जो है या कोई चाय वाला जो है, उसके लिए मिल्क क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो इससे कोई और चीज बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो सेम एग्जांपल लिया, व्हीट एंड शुगर आर इंटरमीडिएट गुड्स फॉर बेकरी, मानते हो, दैट प्रोड्यूसेस ब्रेड एंड बिस्किट। अब यही चीज देखो, व्हीट एंड शुगर आर फाइनल गुड्स फॉर कंज्यूम। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से सारी चीजों को आपने करके चलना है। इवन रिवीजन सीरीज में कोई क्वेश्चन डायरेक्टली छूट भी जाएगा, जो मुझे लगेगा कि मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता, तो मैं बाद में सारे कवर करूँ, इसकी टेंशन मत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है, ये भी आपको याद होगा, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था आपको, ये भी एग्जाम में आ चुका है पहले। कंज्यूमर, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको सीरीज बताई है वो काफी सारे पिछले सालों के पेपर का एनालिसिस करके बताई, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंस आता है आपका कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अगर मैं मीनिंग की बात करूं, देखो कंज्यूमर गुड्स किसके लिए होती है, मानते हो, हाउस होल्ड के लिए। और कैपिटल गुड्स से हम क्या करते हैं, क्या कौन सी गुड्स होती है, जो मैंने बताया था की पॉइंट क्या बताए थे, फर्दर प्रोडक्शन, जनरेटिंग इनकम और फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। वेरी गुड। तो अगर मैं मीनिंग की बात करता हूँ तो क्या ये चीज क्लियर हो गई है आपको, कि गुड्स विच आर परचेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स एंड नॉट फॉर रीसेल, यही हमने पढ़ा था, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स क्यों बेसिकली किसके लिए होती है, हाउस होल्ड, यहाँ पे मतलब किसका है, हाउस होल्ड का। कैपिटल गुड्स का समझो, गुड्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स सच एज मशीनरी, दीज गुड्स आर नॉट फॉर रीसेल, ये रीसेल के लिए नहीं होती, ये चीज समझ में आ गई। और ये क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है। तो मैं बोल सकता हूँ बिल्डिंग जो है आपका वो कैपिटल गुड्स है, क्योंकि बिल्डिंग जो है कंपनी के लिए क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है। तो बेसिकली दो पॉइंट्स पर देखो मैंने इसके एग्जांपल दिया, एक मैंने कहा ये अदर गुड्स प्रोड्यूस करती है तो इसके लिए मशीनरी का एग्जांपल हो गया, मशीन से आप रॉ मटेरियल यूज करके मशीन से फर्दर प्रोडक्शन करते हो। दूसरा मैंने फिक्स्ड एसेट्स पे एग्जांपल देते हैं बिल्डिंग का, समझ में आ गया। बिल्डिंग अगर आपका फिक्स्ड एसेट्स है तो वो आपके लिए क्या है, कैपिटल गुड्स। ये क्लियर, ठीक है। एग्जांपल देखो कंज्यूमर गुड्स का,
दीज गुड्स में भी सिंगल यूज गुड्स एंड ड्यूरेबल यूज गुड। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेटली इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। सिंगल यूज का मतलब जिसको आप एक ही बार यूज करो, ऐसे कोई खाने पीने की आइटम है या किसी की हम सर्विस लेते हैं, एक ही बार लेते हैं ना, तो उसको आप कहोगे सिंगल यूज कंज्यूमर गुड। ये कब सिंगल यूज कंज्यूमर गुड होगी, जब कंज्यूमर यानी कि हाउस होल्ड, अगर हम अपने घर पे कोई खाने की आइटम लेके आते हैं, खा लिया बात खत्म, वो हो गया सिंगल यूज कंज्यूमर। हमने किसी को घर पे बुलाया, मान लो कोई एसी ठीक करवाया, कोई लैपटॉप में इश्यू आ गया, किसी भी चीज में कोई इश्यू आ गया, वो आएगा, वो सर्विस करेगा, देगा आपको, चले जाएगा, आपको पेमेंट कर दोगे उसकी। तो ये जो होती है, जो आप एक ही बार यूज करते हो, उसको बोलता है सिंगल यूज कंज्यूमर। ऑन द अदर एंड टीवी, ये क्या है, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर, सालों साल तक चलता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन, ये ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स है, ये क्लियर हो गया। सेम एग्जांपल यहाँ देखो, मशीनरी, मशीनरी को मैं बोल सकता हूँ ड्यूरेबल यूज कैपिटल गुड, यस और नो। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, भैया एक ही बार यूज करोगे, एक बार रॉ मटेरियल को यूज कर लिया, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो गया, खत्म। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है आपका, वो क्या है, वो है सिंगल यूज कैपिटल गुड्स। कोई डाउट है तो बता। सारी चीजें क्लियर हो गई, चले आगे, ठीक है। अब अगर मैं यूजेस पर डिफरेंशिएट करूं, तो दीज आर फाइनल गुड्स एंड आर नॉट यूज फर्दर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कंज्यूमर गुड्स वही तो होती है। जहां मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करता हूं, तो भैया हम तो उसको, कंज्यूमर कौन होते हैं, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जब इन चीजों को लेगा, प्रोडक्शन पर्पज के लिए थोड़ी ना ले रहा है, कंजम्पशन के लिए ले रहा है। तो हाउस होल्ड किसी भी चीज को कंज्यूम करता है, तो वो क्या होती है, वो फाइनल गुड्स होती है। दीज आर, ये हमारे पर्सनल यूज के लिए होती है, हम अपने लिए लेते हैं, एंड नॉट फॉर रीसेल। ये पॉइंट क्लियर। आगे देखो, कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो फाइनल गुड्स। कैपिटल गुड्स भी क्या होती है, फाइनल गुड्स होती है। एंड दीज गुड्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ये क्लियर, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका रिवीजन सीरीज में, दैट इज स्टॉक एंड। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले आप देखो स्टॉक होता क्या है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं, स्टॉक भी एक वेरिएबल है, फ्लो भी एक वेरिएबल है। स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि नेशनल वेल्थ, जैसे आप कहते हो क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द ईयर होता है, ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है। ये सारे के सारे क्या स्टॉक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम उसको मेजर करते हैं। अगर मैं फ्लो की बात करता हूँ, ये एक ऐसा वेरिएबल होता है विच आर मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसको आप मेजर करते रहते हैं। ऐसे इसका एक एग्जांपल भी आपको जब हम लेते हैं, जैसे कि एक काइंड ऑफ एक टब है, इसमें पानी जो है भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, आप देख रहे हो अभी इतना भरा, अभी इतना भरा, इतना भरा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ फ्लो की। मैंने कहा भाई 1 घंटे के बाद कितना पानी इसमें आ गया, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, या 6 बजे या 5 बजे, ऐसे पर्टिकुलर टाइम बता। तो ये आपका क्या फ्लो है, समझ में आ गया। जैसे कि आप कोई वीडियो देख रहे होते हो, पहले ये ऐसे चल रही होती है ना वीडियो, तो वो आपका फ्लो होता है। लेकिन अगर आप किसी जगह पे जाके कोई पिक्चर क्लिक करते हो, वो क्या है, स्टॉप। क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम में ये आपने पिक्चर क्लिक की, वो तो आगे पीछे नहीं हो रही है। समझ में आ गया, ठीक है। अब एग्जाम में जो इस पर जो क्वेश्चन आता है, वो कैसा आता है, वो आता है डिफरेंस। क्या आता है, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो देखो पहले अगर मीनिंग पे करो, तो मीनिंग तो सेम यही उठा लोगे आप कहोगे भाई स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल होता है विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यस और नो। फ्लो एक ऐसा वेरिएबल होता है विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं नेचर की बात करता हूँ, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नेचर की। तो अगर मैं नेचर की बात करता हूँ, तो स्टॉक के लिए आप कहोगे इट मेजर्स टोटल, भाई नेशनल वेल्थ, टोटल वेल्थ ही तो है। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, आप क्या बता रहे हो कि टोटल कितना स्टॉक आपका एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड रहे। लेकिन ये क्या है, मेजर करता है, ये एडिशन को मेजर करता है कि पहले इतना था, अब इतना, अब इतना, ऐसे से बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो स्टॉक का एग्जाम्पल अभी हमने देखा था, नेशनल वेल्थ ले लोगे। फ्लो का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, सैलरी। पूरे साल भर सैलरी आपकी चलती रहती है। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। क्या आता है, इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, एडिशन मेड टू कैपिटल। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर मान लो मेरे पास जो फर्नीचर था, फर्नीचर मेरे लिए कैपिटल गुड है, क्यों, क्योंकि मेरा फिक्स्ड एसेट्स है। मेरे लिए फर्नीचर जो यहाँ पर है सारा का सारा, वो क्या है, वो कैपिटल गुड्स। मान लो
बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास जो फर्नीचर था उसकी वैल्यू थी 20,000। एट द एंड ऑफ द ईयर जो फर्नीचर है मेरे पास कितने हजार का हो गया, 30,000। तो कितना एडिशन हो गया, 10,000 का। इसी को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या कहा आपने, एडिशन मेड टू कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब फिक्स्ड एसेट। ड्यूरिंग अ पीरियड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। इसी इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में भी देखो, फर्स्ट टाइप आती है आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट टाइप क्या आती है आपकी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कितना स्टॉक आपका बढ़ गया है, कौन सा स्टॉक, फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स, तो उसको क्या कहोगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सेकंड टाइप आती है इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब इट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और थर्ड इन्वेस्टमेंट आती है आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। जहां नेट आए तो आपको पता ग्रोस माइनस, ठीक है, डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका नेट इन्वेस्टमेंट। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलें आगे। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये आपका क्वेश्चन आता है। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज में आपको लिखवाया क्वेश्चन कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आपको एक्सप्लेन करना है। इसको आप ऐसे समझो, पहले मैं इसका डायग्राम आपके सामने प्रेजेंटेशन में शो करता हूं तो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। अब देखो आप, द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो refers to continuous circular movement of aggregate value of goods and services। यानी कि गुड्स और सर्विसेज का क्या होता रहता है, एक सर कंटिन्यूटी में फ्लो होता रहता है। कैसे होता है, किस किस के बीच में होता है, बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। इसका मतलब जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हम बात करते हैं तो इसमें से दो ही सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एक सेक्टर कौन सा, हाउस होल्ड, और एक सेक्टर कौन सा, फर्म, ठीक है। इधर एज फैक्टर पेमेंट, इधर एज फैक्टर पेमेंट और एज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स और सर्विसेज। वे खर्चा कौन करता है, हाउस होल्ड। फैक्टर पेमेंट कौन करता है, फर्म। खर्चा कौन करता है, हाउस होल्ड करता है। फैक्टर पेमेंट कौन करता है, फर्म करता है। तो जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं तो ये देखो, फर्म जो होती है वो हाउस होल्ड को क्या देती है, फैक्टर पेमेंट। क्या देती है, फैक्टर पेमेंट। अब इससे मेरा मतलब क्या, देखो अब इसको ऐसे समझो आप, इसको आप ऐसे समझो। देखो देखो फर्म के पास, फर्म के पास जो भी, फर्म को देखो, फर्म को अपने कंपनी को या बिजनेस को रन करने के लिए देखो सबसे पहले फर्म को किसकी जरूरत होती है, लैंड की जरूरत होती है। और किसी बिजनेस के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, लेबर की जरूरत होगी। समझ आ गया, प्रॉपर्टी की जरूरत होगी आपको, ठीक है। और उस सभी चीजों को मैनेज करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, एंटरप्रेन्योर की। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको आप क्या कहते हो, कैपिटल। अब देखो ये लैंड भी, अगर मैं लैंड की बात करता हूँ, ये भी किसी हाउस होल्ड ने दी होगी, भैया हमारी इतनी जमीन है आप इसको अपनी कंपनी बना लो। लेबर, इकोनॉमिक्स में अकाउंट से थोड़ा डिफरेंट होता है। इकोनॉमिक्स में सभी लेबर हो, इसमें कोई मैनेजर मैनेजर वाली बात नहीं है, इसमें सभी को लेबर ही कहा जाएगा। समझ में आ गया, जो भी काम कर रहे हैं। तो लेबर भी तो कोई घर से ही जा रहा होगा या किसी भी पोस्ट पे जा रहा होगा, क्योंकि वो घर से ही आता है। कैपिटल, जब आप किसी ने इन्वेस्ट की होगी वो भी कोई किसी हाउस होल्ड ने इन्वेस्ट की होगी बिजनेस में या फर्म में। समझ में आ रहा है। और एंटरप्रेन्योर जो पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा होगा वो भी किसी घर से ही आएगा।
अब फर्म देखो, फर्म जो है लैंड पर क्या देगी, रेंट, लेबर पर क्या देगी, वेजिस, कैपिटल पे फर्म को क्या देना होता है, इंटरेस्ट। ये वो इंटरेस्ट होता है जो बैंक से लोन लिया जाता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, ये वो होता है। कैपिटल पे क्या देती है फर्म, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये जो चार चीजों की मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी फैक्टर पेमेंट है जो फर्म देती है हाउस होल्ड। फर्म देती है किसको, हाउस होल्ड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और हाउस होल्ड जो होता है, अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूं, हाउस होल्ड अपनी साइड से फर्म को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज, जो मैंने आपको बताया। फैक्टर सर्विसेज किस फॉर्म में दी जाती है, लैंड, फिर लेबर, फिर कैपिटल, और फिर एंटरप्रेन्योर। ये समझ में आ गया। और इसके बिहाफ में फर्म क्या देती है, लैंड पर क्या देती है, रेंट, लेबर पर क्या देती है, वेजिस, कैपिटल पर क्या देती है, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो फिर अपने एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। तो आपने क्या कहा कि दो सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इधर एज फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट कौन करता है, फर्म, और एज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, इन एन इकोनॉमी मनी कीप्स ऑन फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम कौन देगा, फर्म। वो पैसा कहाँ जाएगा, घर पर आएगा, फिर घर वाले उस पैसे को क्या करेंगे, खर्च करेंगे। भैया आपको यहाँ से इनकम मिल रही है, फर्म ने आपको क्या दी, इनकम, वो कहाँ पर आ गई, हाउस होल्ड में आ गई। उसी पैसे से हम गुड्स और उसी पैसे को हम गुड्स और सर्विसेज पर लगाते हैं। तो ये कहा जा रहा है इनकम जो होती है वो फ्लो करती है, मनी कीप्स ऑन फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ डिफरेंट सेक्टर की बात अब यहाँ पर जो कर रहे हैं वो कितने सेक्टर हैं, टू सेक्टर्स। फिर क्या कहा गया आपको, द मूवमेंट ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट टू हाउस होल्ड। फैक्टर पेमेंट समझ में आ गया ना, एंड दैट ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। भैया पहले तो फर्म ने फैक्टर पेमेंट की, वो पैसा कहां पर आ गया, हाउस होल्ड के पास आ गया। हाउस होल्ड ने फिर उस पैसे को क्या किया, खर्च किया। क्या किया उन्होंने, पेमेंट की फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। इसको क्या कहते हैं, मनी फ्लो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मनी फ्लो। फिर से डायग्राम पर आ जाओ। तो अगर मैं मनी फ्लो की बात करूं तो आप इस पर फोकस करो और इस पर फोकस करो। क्या यहाँ पे पैसे की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है आपको। अब यहां से जो फर्म ने आपको फैक्टर पेमेंट दी है, चाहे वो रेंट दी है, चाहे वो वेजिस दी है, चाहे वो इंटरेस्ट दी है, चाहे प्रॉफिट दिया है, इन सभी में पैसा आया है। और ये पैसा कहां पर आ गया, ये हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड ने इस पैसे को क्या किया, खर्च किया, किस चीज में, फॉर द पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये थर्ड और फोर्थ वाला जो पार्ट है ये आपका मनी फ्लो। थर्ड और फोर्थ जो आपको ये फ्लो दिखाई दे रहा है ये क्या शो कर रहा है, मनी फ्लो। ये कहानी क्लियर, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है देखो, the movement of factor payment from production unit to household and that of payment for goods and services from household to firm is called money flow. The flow of factor services from household to firm and flow of goods and services. भैया आपने दी फैक्टर सर्विस, हाउस होल्ड ने क्या दी, फैक्टर सर्विसेज, लैंड प्रोवाइड कर दी, लेबर चली गई, सब कुछ चली गई। फर्म में क्या हुई, प्रोडक्शन हुआ, तो फर्म ने क्या प्रोवाइड किया हाउस होल्ड को। जब फैक्टर सर्विसेज फर्म को मिली तो फर्म ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। इन दोनों में कोई पैसा इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है, नहीं। इस फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो। इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो। पहले बताओ क्लियर है, इस फ्लो को क्या कहा जाता है, रियल फ्लो, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था, इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करके आ रहा है। और ये आपको एक डायग्राम बनाना है, दोबारा पूछना है, क्लियर है सबको, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, व्हाट इज जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है आपका, जीडीपी इज द, वैसे इसको क्या बोलता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी होता क्या है, इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में जितनी भी टोटल वैल्यू प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब जीडीपी भी आपकी डिफरेंट टाइप्स की जीडीपी होती है। सबसे पहले आता है आपका नॉमिनल जीडीपी।
अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करता हूँ, देखो अच्छे से समझाऊंगा, एक एग्जांपल देके समझ में आ जाएगा। इट रेफर्स टू एन एस्टिमेट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एन इकोनॉमी प्रोडक्शन एंड सर्विसेज यूजुअली कंसीडर्ड ओवर ए ईयर पीरियड। इसका मतलब ये होता है आपका कि भैया प्रेजेंट सिनेरियो में जो आपका मार्केट प्राइस है, देखो जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जितनी भी टोटल गुड्स प्रोड्यूस हुई है उसका जो करंट ईयर प्राइस होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू आती है, वही वैल्यू तो होती है जीडीपी, इस वैल्यू को कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। यानी कि नॉमिनल जीडीपी जो मेजर की जाती है वो करंट वैल्यू पर मेजर की जाती है। जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हुई है उसको उनकी करंट वैल्यू से, करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी आपकी, जो भी उसकी वैल्यूएशन आएगी वो आप लोगे नॉमिनल जीडीपी। समझ में आ गया तक? ठीक है, ये क्या होगी, नॉमिनल जीडीपी। जैसे एग्जांपल देखो, इन 2022-23 आपने 50 पेन्स और 50 पेंसिल प्रोड्यूस की, गुड्स हो गई है, ठीक है। अगर मान लो एक पेन का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है और एक पेंसिल का जो प्राइस है 5 रुपीज, तो मैं बोलूं इसको 50 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 5, तो करंट प्राइस के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी बनी, 750। इट मींस इन 2022-23 वी एडेड रुपीज 752 ओवर जीडीपी। पहले बताओ, क्लियर हो गया? यानी कि जो भी हमने गुड्स प्रोड्यूस किया उनकी वैल्यू जो करंट ईयर में ऐड हुई है वो कितनी ऐड हुई है, 750। पहले बताओ, ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी मेरे मुंह से शायद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला था। प्रोडक्शन का मतलब यह कि जो उसकी वैल्यू आपको जो मिल रहा है, जो आपने उसे इनकम जनरेट किया, काइंड ऑफ दैट। समझ में आ गया था? ठीक है, आगे देखो, मान लो अब करंट ईयर क्या है हमारा यहाँ पे, ये तो प्रीवियस ईयर मैंने ले लिया 2021-22। प्रीवियस ईयर की जो हमारी जीडीपी थी वो 7500 कितनी थी, 7500। तो इन 2022-23 आपने 750 और ऐड कर दिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या होगा, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या होगा, तो आप ये कहोगे ना 750 अपॉन टोटल 7500 इंटू 100, यही होगा। इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो कितना ग्रोथ रेट आया आपका, 10%। इस ग्रोथ रेट को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी रेट, क्योंकि ये जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं आपने इसको जो फाइंड किया है किस प्राइस पर किया है, करंट प्राइस। पहले बताओ, ये सारी चीजें क्लियर होगी, इस पे कोई डाउट तो नहीं है? नॉमिनल जीडीपी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, फिर आता है आपका रियल जीडीपी। रियल जीडीपी के लिए जो हम कंसीडरेशन लेते हैं वो लेते हैं बेस ईयर का। किसका लेते हैं, बेस ईयर। और अभी के लिए जो हमारा बेस ईयर अभी जो चल रहा है, हमारा बेस ईयर वो चल रहा है 2011-12, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा जो बेस ईयर है अभी वो क्या है, 2011-12। यानी कि जो भी हम बात करेंगे जब रियल जीडीपी की बात होगी तो इसके कंपैरिजन में होगी कि तब क्या था और अब क्या। समझ में आ रही है बात? ठीक है। While nominal GDP is calculated at the current market price, ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से? नॉमिनल जीडीपी तो हम करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, भाई हमने इतनी गुड्स प्रोड्यूस किया है, इतना इनका प्राइस है, तो ये हमारी जीडीपी होगी। Whereas real जीडीपी एडजस्ट फॉर प्राइस चेंजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये भैया बेस ईयर में इतनी गुड्स का क्या प्राइस था, तब क्या प्राइस था और अब क्या प्राइस है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। बेस ईयर क्या है आपका, 2011-12। ये मैं बार बार इस पे फोर्स को कह रहा हूँ, इस पे फोकस करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। इस पर एमसीक्यू भी आ सकता है कि 2011-12 में मान लो कि पेन का जो प्राइस था वो 5 रुपए और पेंसिल का जो प्राइस था वो कितना था, 2 रुपीज 50 पैसे रिस्पेक्टिव। ये कहानी क्लियर। अब आज की प्रोडक्शन पर बात करते हैं। करंट ईयर में जो हमने इन दोनों की प्रोडक्शन किया वो कितनी कितनी की थी, 50-50 मानते हो? अब आप ये देखो 2011-12 के कंपेयर अगर मैं देखूं, बेस ईयर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्या वैल्यू बनती, तो 50 इंटू 5 ही लोगे, और पेंसिल की वैल्यू क्या लोगे, 50 इंटू 2.50। तो रियल जीडीपी आपको ये कह रही है कि भैया इसकी जो वैल्यूएशन है इस गुड्स की जो आपने प्रोड्यूस की है वो आपकी कितनी है, 375। कितनी है, 375 रुपीज। पहले बताओ, ये चीज समझ में आ गई? कितनी वैल्यू है, 375 रुपीज। अब देखो, नाउ इन 2011-12
वी प्रोड्यूस 375 रुपीज वैल्यू ऑफ, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी थी 375। इन 2022-23 आपने जो गुड्स प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू कितनी शो हो रही है 750। 2011-12 के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है 375, और आज के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी शो हो रही है 750। ये क्लियर हो गया। तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या बताता है, वो इस, ये अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट निकालोगे तो आप इस पर निकालोगे जैसे भी आपने निकाला, लेकिन रियल जीडीपी ग्रोथ रेट निकालोगे तो आप इस बेस प्राइस पर जो इसकी वैल्यू है उस पर निकालोगे। तो आप क्या करोगे 375, और 2021-22 की जो जीडीपी वैल्यू थी वो कितनी थी ओवरऑल 7500, इंटू क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0 0, 15 3 जा 75, 15 1 जा 15, ये सारा खत्म। तो भैया ये आपका आएगा 3%, मैंने यहाँ पे 5% लिख दिया, ये आएगा 3%। सही है गलत है? ठीक है ना मैंने 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ये क्लियर? अरे तो सीधा ही हो गया था 375 अपॉन 7500 इंटू 100। पहले बताओ ये क्लियर? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब देखो 5 1 जा 5 राइट, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 20, 15 5 जा 75, नहीं भैया 5% ही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी कितना ग्रोथ रेट दिखा रही थी 5%, क्योंकि उसको आप मेजर कर रहे थे करंट वैल्यू पर। लेकिन रियल जीडीपी क्या कहती है करंट ईयर वैल्यू पे, तो इन्फ्लेशन का आपका वो है भैया, गुड्स तो उतनी प्रोड्यूस हुई है। अगर आपने देखना है तो इसको कैसे देखो बेस ईयर के रिस्पेक्ट। तो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन दे रहा है आपको रियल जीडीपी। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करूं तो ज्यादा एक्यूरेट किसकी आ रही है, वो है रियल जीडीपी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है उसको नहीं कंसिडरेशन में लेना है। समझ में आ गया? तो जो वैल्यू आपकी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जो ग्रोथ रेट 10% थी इकोनॉमी की, वो एक्चुअल में कितनी है, वो 5%। ये पॉइंट क्लियर हो गया या दोबारा बताओ? क्लियर है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका दैट इज फैक्टर इनकम। सिंपल सी बात है, फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है, जो मेहनत का पैसा होता है। और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, जो फ्री का पैसा, किसी ने गिफ्ट दे दिया, रेमिटेंस आ गई, सारी की सारी क्या ट्रांसफर इनकम, किसी ने डोनेशन दे दी, स्कॉलरशिप इनकी सब ट्रांसफर, इसमें कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। भैया काम करोगे उसका पैसा मिल रहा है, वो फैक्टर में इनकम। समझ में आ गया? ठीक है। फैक्टर इनकम क्या होती है, आरोस पे भी पहले बताओ, ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेकरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो आपने सर्विसेज दिया उससे जो इनकम जनरेट हुई है वो आपकी फैक्टर। मैंने यहाँ पे क्या कहा, प्रोडक्शन प्रोसेस। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अभी हमने डिस्कस भी किए थे। कितने फैक्टर होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं वो आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड पर जो जो इनकम आती है फैक्टर इनकम, उसको क्या कहा जाता है, रेंट। लेबर पर जो फैक्टर इनकम होती है वो क्या होती है, वेजेस। कैपिटल पर जो होती है वो क्या होती है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या होती है, प्रॉफिट। ये कहानी क्लियर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसफर इनकम, इसकी बात करता हूँ ट्रांसफर इनकम, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। आपने कोई सर्विस ही नहीं दी, तो इसको क्या कहते हैं, ये वन साइडेड पेमेंट होती है। जैसे गवर्नमेंट जो है आपसे टैक्स रिसीव करे, उसके बदले में गवर्नमेंट कुछ दे रही है आपको। क्या आप गवर्नमेंट से जाके कोई हिसाब पूछ सकते हो, वो टैक्स दिया था कहाँ यूज किया, क्या किया? लेकिन भाग जाए ऐसे, नहीं बताते कहाँ यूज किया, नहीं पूछ सकते ना। डोनेशन दे दिया आपने, दान कर दिया, वो आगे कहीं यूज हुआ नहीं हो, आप जाके तो इसी मंदिर में आपने मान लो 5,000 रुपए 11,000 रुपए दीदी ने चढ़ा दी। दीदी हमारी बड़ी दानवीर है, किसी दीदी ने 11,000 रुपए चढ़ा दिया। अब दीदी मैंने, सर पंडित जी मैंने वो 11,000 रुपए दिए थे, बताना जरा कहाँ यूज किए। हो सकता है पंडित जी का जवाब आप हो कौन। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका दैट इज सिटीजन और रेजिडेंट। अब नेशनल इनकम में जैसे हम जाएंगे तो उसके लिए आपको पता है रेजिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ा है। सिटीजन तो भैया सिंपल सी बात है, लीगल कंसेप्ट होता है।
क्या होता है, लीगल कंसेप्ट होता है। किसी देश में आप पैदा हुए और वहाँ की सिटीजनशिप का ये है कि अगर किसी देश में आप पैदा हुए तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, इतने साल तक आप किसी कंट्री में रह रहे हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। जैसे वहाँ के लीगलाइज हो गया डॉक्यूमेंटेशन की, उसके हिसाब से आपको सिटीजनशिप मिलती है। तो सिटीजनशिप की अगर मैं बात करूं और यहाँ से अगर मैं रेजिडेंटशिप की बात करूं, सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली अ लीगल कंसेप्ट। ये क्या होता है, लीगल कंसेप्ट। ये किस पर बेस्ड होता है, हो सकता है मैक्सिमम अगर जैसे हमारी इंडिया की बात करें तो प्लेस ऑफ बर्थ, अगर हमारा यहाँ पे जन्म हुआ है तो हम यहाँ के सिटीजन है। और सब लीगल प्रोविजन, या अलग अलग कंट्री के अपने अपने लीगल प्रोविजन होते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। सिटीजन के पास वोट देने का राइट होता है। जैसे हमारे, अगर हम यहाँ के सिटीजन है ना, हम यहाँ पे वोट देते हैं। लेकिन अगर रेजिडेंटशिप की बात करें, अब देखो आपने पढ़ाई लिखाई की, आप यूएसए चले गए, अब यूएसए में कमा रहे हो, वहीं खर्च कर रहे हो, तो आपका जो इकोनॉमी इंटरेस्ट है वो यूएसए में आ गया। तो रेजिडेंट जो क्या, जो रेजिडेंटशिप का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जहां का आप जिस कंट्री को लेके आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, आप उसी कंट्री के रेजिडेंट। तो जहां कमा रहे हो वहीं टैक्स पे करोगे, सारी चीजें वही होगी। On the other hand, residentship is basically an economic concept based on basic economic activity performed by a person. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ से विराट कोहली अमेरिका में खेलने के लिए गया हो। अब रेजिडेंटशिप को आप ऐसे ही समझो कि दिल तो उसका हिंदुस्तान में ही है, वापस तो यही आएगा, वही थोड़ी ना रहेगा। कुछ दिन के लिए खेलने के लिए गया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो विराट कोहली का वो कहाँ पर है, इंडिया में ही है, वो इंडिया का रेजिडेंट हुआ। कोई स्पोर्ट्समैन यहाँ खेलने के लिए आ गया, जैसे अभी देखो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कतार में हुआ है। कतार में जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ है उसमें क्या है, प्लेयर फीफा कतार में आए खेलने के लिए, अब खेल के तो अपनी कंट्री में चले गए, तो जहाँ खेलने के लिए वहीं के रेजिडेंट थोड़ी ना हो गए, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो अपनी कंट्री में ही था ना, जो भी वहां से पैसा कमाएगा अपनी कंट्री में लेके जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। पर जो रेजिडेंट होता है वो वोट नहीं दे सकते, सिटीजन वोट दे सकते। रेजिडेंट वोट तब दे रहा है क्योंकि वो सिटीजन है, इस चीज को समझो आप। जैसे अब यहाँ से आप यूएसए चले गए तो ना वहां पे वोट के लिए खड़े हो जाओ, समझ में आ रहा है, ठीक है। रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंट एक पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, लाइक बैंक, लाइक अब एसबीआई बैंक है, ये यूएसए में है। अब वहां पे जो एसबीआई की ब्रांच कहाँ पर है, यूएसए में है, पैसा तो इंडिया में ही आएगा, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो बैंक का इंडिया में ही है, तो रेजिडेंट तो इंडिया का ही हुआ। और बैंक क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो अकाउंट्स में भी पढ़ा है आर्टिफिशियल अकाउंट, ठीक है। तो रेजिडेंट क्या होता है, पर्सन और एन आर्टिफिशियल पर्सन लाइक बैंक और कंपनी whose center of economic interest lies within the economic territory। अब एक न्यू कंसेप्ट आ गया, क्या, इकोनॉमिक टेरिटरी, दैट इज लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी एंड परफॉर्म बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं रह के बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता है, इस पर क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका यहीं से, इकोनॉमिक टेरिटरी। अब इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, इट इज दैट ज्योग्राफिक टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। अब इंडिया में तो सारी चीजें फ्रीली सर्कुलेट होती है, पर इंडिया से बाहर भी तो होती हैं, तो जहां जहां पर होती है वहां पर वो हमारे क्या हो गया, इकोनॉमिक टेरिटरी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एम्बेसीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यहाँ पर जिस भी कंट्री की एम्बेसी होगी वो उसी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी है, तो मानते हो ना। अगर यहाँ पे चाइना की एम्बेसी है तो वो किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी है, चाइना। जैसे हमारी कंट्री की एम्बेसीज भी हर कंट्री में है, पर वो किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी, इंडिया की। हमारी कंट्री की एम्बेसी जहां भी होगी, किसी भी देश में होगी, वो किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगी, ठीक है। मिलिट्री बेस, अब मान लो यहाँ से हमारे जो सोल्जर्स हैं वो रशिया में ट्रेनिंग के लिए चले गए, तो वहां पर क्या गया, एक बेस कैंप बना दिया, यहाँ पे सारे हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके सोल्जर्स के साथ मिलकर। तो ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का ही तो पार्ट हुआ। एट द एंड ऑफ द डे वो सोल्जर किसके हैं, इंडिया के ही है ना, तो ये किसका पार्ट हुआ, वहां हमारे सोल्जर्स। अब वहाँ बेस कैंप लगा हुआ है तो हमारे वहां पे मिलिट्री सोल्जर्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर, समुद्री पानी, ठीक है। एयर स्पेसशिप एयरक्राफ्ट हमारे जो होते हैं वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आते हैं। फिशिंग वेसल्स हो गया आपका, ऑयल एंड नेचुरल गैस राइट, ये सारे के सारे आपके इकोनॉमिक टेरिटरी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और जो पॉइंट मैं अभी डिस्कस कर रहा था, दैट इज
फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, ठीक है।